Welcome back, students. So, today we're diving into this completely fascinating masterclass explainer on the journey of Indian democracy. आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपका गाइड रहूंगा और ट्रस्ट मी, हम इस चैप्टर के कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। So, let's get started right away. Okay, let's dive right into this. क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि डेमोक्रेसी तो एक मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो बस इंडिया में इंपोर्ट कर दिया गया था? ऑनेस्टली, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक बहुत बड़ा मिथ है। बट टुडे हम इस मिथ को कंप्लीटली शैटर करने वाले हैं और रियल फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। देखिए, ऋग्वेदा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो हजारों साल पुराना है। इट सेज, देयर काउंसिल इज वन एंड द सेम, देयर असेंबली इज वन। ये प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि आज के मॉडर्न पार्लियामेंट्स बनने से बहुत पहले हमारी एंशिएंट इंडियन असेंबलीज थीं, जिन्हें हम सभा और समिति कहते थे। यहाँ लोग लिटरली एक साथ आते थे, ओपनली डिबेट करते थे और पूरे कम्युनिटी के लिए कलेक्टिव डिसीजंस लेने तक एक्सट्रीम थे। एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? सो आज का हमारा सिलेबस क्या है? हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट रूट्स से, फिर कोर प्रिंसिपल समझेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल डेमोक्रेसीज को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और फाइनली ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन एक्शन देखेंगे। ऑफ कोर्स, एंड में हम हमेशा की तरह एक क्विक चैप्टर समरी और एक फन लिटिल फाइनल क्विज करेंगे। ऑलराइट, जंपिंग इनटू सेक्शन 1, एंशिएंट रूट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक्चुअली हमारे इन्हीं एंशिएंट सिस्टम्स ने हमारी आज की मॉडर्न गवर्नेंस का बेस और फाउंडेशन रखा। नाउ कॉलोनियल रूल खत्म होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इन ब्रिलियंट माइंड्स ने एग्जैक्टली 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने में। जस्ट थिंक अबाउट दैट एफर्ट। इन्होंने बेसिकली हमारे एंशिएंट इंडिजिनस डेमोक्रेटिक ईथॉस को लिया और उन्हें ग्लोबली जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस थी उनके साथ परफेक्टली सिंथेसाइज कर दिया। इट वाज लाइक पुटिंग टुगेदर अ जायंट ब्यूटीफुल पजल। ओके, मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 2, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, इन्हें सिर्फ टेक्स्ट बुक की बोरिंग टर्म्स मत समझिए। ये एक्चुअली किसी भी हेल्दी थ्राइविंग नेशन को चलाने के एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। ये हैं हमारे डेमोक्रेसी के सबसे एसेंशियल पिलर्स: पॉपुलर सॉवरेंटी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ना मुझे पता है ये टर्म्स थोड़े हैवी या कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं सुनने में, पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एज योर टीचर टुडे, मैं इन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंपल, रिलेटेबल हिंदी में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट अप इज पॉपुलर सॉवरेंटी। अगर इसको एवरीडे लैंग्वेज में कहें तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पब्लिक मतलब आप, मैं, हम लोग, हम ही असली बॉस है। स्टेट को उसकी अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी डायरेक्टली आम जनता से मिलती है और हम इस पावर को एक्चुअली एक्सरसाइज कैसे करते हैं? थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका सिंपली मतलब ये है कि कंट्री का हर एक सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसके पास इफेक्टिवली वोट देने का लीगल राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल ऑफ लॉ, और ये ना इनक्रेडिबली क्रूशल है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून यानी लॉ हर किसी पर इक्वली अप्लाई होता है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी रिच हो, फेमस हो या सुपर पावरफुल क्यों ना हो, वो लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। अगर सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ में सेट प्रोसीजर्स के थ्रू ही सॉल्व होगा, किसी की पर्सनल पावर, इन्फ्लुएंस या फोर्स से नहीं। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स पर। यू नो व्हाट, इसको ना हम अपने स्कूल के एक फेमिलियर एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, लेजिस्लेचर आपका एग्जाम बोर्ड है जो बेसिकली सारे नए रूल्स और सिलेबस बनाता है, राइट? फिर आती है एग्जीक्यूटिव जो आपके प्रिंसिपल की तरह है, जो उन रूल्स को पूरे कैंपस में एनफोर्स करते हैं। और जुडिशरी क्या है? वो है आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी जो स्टेप इन करके ये चेक करती है कि स्कूल में सब कुछ परफेक्टली फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है या नहीं। प्रीटी इजी टू रिमेंबर, राइट? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 3, टाइप्स ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसीज। अब देखिए, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसी फंडामेंटल वैल्यूज तो हर जगह सेम ही रहती हैं, पर अलग अलग कंट्रीज इन्हें अपने यूनिक और डिफरेंट तरीकों से एग्जीक्यूट करती हैं। आपको बेसिकली डेमोक्रेसी के 2 मेन टाइप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए: डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बेसिकली सिटीजन्स खुद एक्टिवली और डायरेक्टली सारी पॉलिसीज पर वोट करते हैं। लेकिन अब इंडिया जैसी ह्यूज, पॉपुलेटेड और डाइवर्स कंट्री में ये प्रैक्टिकल नहीं है। सो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूज करते हैं, यानी हम अपने इलेक्टेड लीडर्स को चुनते हैं जो उसके बाद पार्लियामेंट जाकर हमारे बिहाफ पर सारे बड़े डिसीजंस लेते हैं।
अब इन अलग-अलग सिस्टम्स को एक ग्लोबल पिक्चर में कंपेयर करते हैं। इंडिया में एक्चुअली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। दूसरी तरफ अगर आप यूएसए को देखें तो वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहां प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर से काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है। और स्विट्जरलैंड बेसिकली एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी मॉडल यूज करता है। ये एकदम फैसिनेटिंग है ना कि कैसे एसेंशियली सेम डेमोक्रेटिक स्पिरिट इन अलग अलग नेशंस में कितने परफेक्टली अडेप्ट हो जाती है। मूविंग टू सेक्शन 4, grassroots democracy in action. Now this is absolutely crucial, क्योंकि you see, सच्ची इंडियन डेमोक्रेसी सिर्फ न्यू दिल्ली की उन बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग्स या एसी हॉल्स में नहीं चलती। असली डेमोक्रेसी तो लिटरली ग्राउंड लेवल पर हमारे विलेजेस में होते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप अभी गुजरात के झतीपुरा ग्राम पंचायत में खड़े हैं। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक एक्चुअल अवार्ड विनिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पर आम सिटीजन्स खुद ग्राम सभास के लिए फिजिकली एकत्र होते हैं। वो ना बस बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ करने का वेट नहीं करते। इंस्टेड वो हाईली एक्टिव होकर अपने कम्युनिटी के इश्यूज जैसे कि एजुकेशन और विलेज सैनिटेशन, इन सबको वहीं ग्राउंड लेवल पर ओपनली डिबेट और इमीडिएटली सॉल्व करते हैं। और बताएं, इस स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट सिस्टम को इफेक्टिवली सपोर्ट कौन करता है? पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज का ये 3 टियर सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास ट्राइबल रीजन्स के लिए स्पेशली ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और पैसा एक्ट है। ये उन्हें अपनी यूनिक कल्चरल हेरिटेज और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की स्पेशल पावर देता है। और उसके ऊपर से राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट जैसा एक सुपर पावरफुल टूल प्रैक्टिकली हर सिटीजन को ये पावर देता है कि वो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी डिमांड करे और नेचुरली गवर्नमेंट को कंप्लीटली अकाउंटेबल होल्ड करे। Okay everyone, we are at section 5, chapter summary and revision. आज हमने conceptually बहुत कुछ नया कवर किया है। चलिए अपनी माइंड की एनर्जी हाई रखते हैं और एकदम रैपिड रिकैप कर लेते हैं, ताकि फाइनल टेस्ट से पहले ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में परमानेंट लॉक हो जाएं। सबसे क्रूशल टेकअवेज आज के ये हैं। नंबर 1, हमारी डेमोक्रेसी एक्चुअली इवॉल्व हुई है एंशंट असेंबलीज जैसे सभा और समिति से। नंबर 2, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉलिडली फंडामेंटल राइट्स और रूल ऑफ लॉ को अश्योर करता है। नंबर 3, याद रखिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ और सिर्फ ये ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन ही हमारी डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली लिविंग और ब्रीदिंग सिस्टम बनाता है। और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैं एक सुपर सिंपल मेमोरी ट्रिक दे रहा हूँ। बस लेटर्स PRFSA को फर्मली याद रखिए। इट्स PRFSA। P for popular sovereignty, R for rule of law, F for fundamental rights, S for separation of powers और A for accountability। अब बस इस शॉर्ट एक्रोनिम को परमानेंटली याद कर लीजिए और बेसिकली सारे कोर प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में याद आ जाएंगे। एक छोटी सी एडवाइस, प्लीज़ ये कॉमन मिस्टेक तो गलती से भी मत करना। कहीं ये मत सोचना कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार जाकर वोटिंग मशीन पर बटन दबाना होता है। एब्सोल्युटली नॉट। ये सिविक पार्टिसिपेशन का एक डेली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें इफेक्टिवली आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना होता है और अपने आसपास के चेक्स और बैलेंसेस के साथ कॉन्स्टेंटली एंगेज करना होता है। फाइनली सेक्शन 6, फाइनल क्विज एंड असेसमेंट। सो देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर से एक्चुअली आपने कितना नया सीखा। गेट रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज। ओके, तो ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन सी एंशिएंट इंडियन असेंबलीज को एक्चुअली कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता था? इज इट ए पार्लियामेंट, बी सभा एंड समिति, या सी कांग्रेस? सोचो, मैं आपको 2 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं अपना आंसर लॉक करने के लिए। ओके, टाइम्स अप। अगर आपका आंसर इफेक्टिवली बी है यानी सभा एंड समिति, तो आप टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट हैं। फैंटास्टिक जॉब। जैसे कि हमने एक्सप्लेनर की स्टार्टिंग में देखा, ये असेंबलीज एक्चुअली पुराने वैदिक टाइम्स में एग्जिस्ट करती थीं और प्रॉपरली हमारी डीप रूटेड डेमोक्रेटिक हिस्ट्री को ब्यूटिफुली प्रूव करती हैं। आज इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप थॉट के साथ यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, अगर एग्जैक्टली किसी डेमोक्रेसी की सच्ची ताकत पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड और एक्टिव सिटीजन्स पर डिपेंड करती है, तो लीगली आप खुद कल अपनी इस डेमोक्रेसी में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए स्पेसिफिकली क्या एक्शन लेंगे? थिंक अबाउट इट। इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर को कंप्लीटली एंजॉय और अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा से ही सीखते रहिए, लॉजिकली एंगेज्ड रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching. Click subscribe to join us.